टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ना वो हमारे एडवर्ड जेनर है। शरीर किसी रोग या किसी पैथोजन से शरीर के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि ये क्या है, हमारे शरीर है, इसमें क्या हो गया, कोई रोग हो गया या फिर कोई ना मतलब जो पैथोजन है वो इंटर कर गया, तो इससे बचने के लिए जो प्रतिरक्षा मतलब प्रोटेक्शन प्रणाली अपनाई जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर देखो, हम दो भागों में इसको बांटेंगे। इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंट पावर ऑफ बॉडी, मतलब डिजीज, किसी भी डिजीज से हम रेजिस्टेंस पा ले हमारी बॉडी, तो उसी को हम क्या कह लेंगे, इम्यूनिटी कह लेंगे। फिर देखो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन और जो एंटीबॉडी का है वो इंटरेक्शन होता है। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी एवं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। देखो, फिर बात है इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या हो गया, एक तो इम्यूनिटी हो गई, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो किसी भी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस प्राप्त कर ले। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है उनके इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। फिर देखो, सीरोलॉजी आ जाता है। सीरोलॉजी के अंदर क्या हो जाता है, हम स्टडी करते हैं स्पर्म के, सीरम की करते हैं। ठीक है, सीरोलॉजी के अंदर क्या होता है, सीरम की एक तो स्टडी करना और साथ में जो हमारा एंटीजन और जो एंटीबॉडी है उनके दोनों की इंटरेक्शन की स्टडी करना। ठीक है, तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, सर्वोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। देखो, सीरम के अंदर क्या होता है, सीरम में जो हमारा प्लाज्मा होता है, देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, एक जो फाइब्रिनोजन फिर प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करती है, ब्लड का क्लॉट करती है। इसको हटा दे तो हम उसको क्या कर देंगे, सीरम कर देंगे। फिर देखो, इम्यूनिटी है ना वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इनबोर्न इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी, या फिर इनहेरिटेड इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देखो, जो इनबोर्न है और इनेट है, इनहेरिटेड है, नॉन स्पेसिफिक है, इस प्रकार की इम्यूनिटी है ना वो हमारे पास में क्या होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एक होती है जो है ना एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसको या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं या अडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलती है। ये जन्म के पश्चात अपने जीवन काल में अर्जित करता है। मतलब जब ना जन्म के पश्चात हम कोई चीज अडॉप्ट कर रहे हैं किसी चीज या किसी रोग से बचने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, एट द टाइम बर्थ देखे हम, तो फर्स्ट डिफेंस है ना उसके अंदर एक्सटर्नल बैरियर आ जाता है। टाइम जब एट द टाइम ऑफ बर्थ है तो उसके अंदर फर्स्ट डिफेंस लाइन के अंदर क्या जाता है, हमारा एक्सटर्नल बैरियर। ठीक है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बैरियर है। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर हमारे एक्सटर्नल बैरियर जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर है एक तो, ठीक है, और दूसरा कौन सा, फिजियो एनाटॉमिकल बैरियर है। तो देखो, सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर देखो हम बात करें, तो सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर जो हमारे इंटरनल चीजें है ना, एक्सटर्नल वाली नहीं, जबकि इसमें तो क्या थी, एक्सटर्नल वाली थी, इसमें क्या होती है, इंटरनल वाली। जैसे कि सेलुलर बैरियर है, ठीक है, और साइटोकाइनिन बैरियर है। ठीक है, कौन सी है, सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइनिन बैरियर है, हमारा फीवर हो गया। ठीक है, और इन्फ्लामेशन हो गया, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाली चीजें हैं वो सारी रोल प्ले करती है। जबकि स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर क्या, तो यह इम्यूनिटी केवल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। किस में देखने को मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर देखने को मिलती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है। ठीक है, थर्ड लाइन ऑर्डर डिफेंस देखने को मिलता है। जो थर्ड लाइन ऑर्डर डिफेंस है ना, इन दोनों के अलावा ठीक है, तो वो देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगी, हम तो एक तो हमको देखने को मिलेगी स्पेसिफिसिटी, देखने को मिलेगी डाइवर्सिटी, देखने को भी मिलेगी, और मेमोरी भी देखने को मिलेगी, और डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ आ जाते हैं, ये भी देखने को मिलेंगे। अब देखो, जो सबसे पहले बात थी हमारी इनबॉर्न, जिसको हम एक्सटर्नल बैरियर भी बोल देते हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर की अगर बात करें, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी आ जाती है स्किन। स्किन आउटर लेयर स्टर्नम कार्नियम की बनी होती है। स्किन की जो आउटर लेयर किसकी बनी होती है, स्ट्रेटम, ठीक है, और कार्नियम की बनी होती है। यह डेड लेयर होती है, और ये क्या है, एक तरीके से डेड लेयर है। ठीक है, क्या है, डेड लेयर होती है। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। इस पर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जो इस स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो डेड लेयर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। फिर देखो, म्यूकस, रेस्पिरेटरी पाथवे में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे होता है ना उसके अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती रहती है। म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये म्यूकस क्या कहते हैं, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर देखें। फर्स्ट हमने देखा था फिजिकल बैरियर, ठीक है, जो कि हमारा एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल
बैरियर के अंदर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड की पीएच, बॉडी का जो फ्लूइड होता है ना उसकी पीएच देखिए हम, जैसे एसिडिक पीएच स्टोमक में HCl होता है, एसिडिक पीएच किस वजह से होगी, हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर क्या होता है, हमारा HCl प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो एसिडिक पीएच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे ना उसको क्या कर देंगे, उसकी रेट कर देंगे। फिर देखो बाइल जूस, बाइल जूस के अंदर आ जाता है हमारी क्या चीज, बाइल जूस जो है उसकी जो पीएच है वो कैसी होती है, एल्कलाइन पीएच होती है। कैसी पीएच है, एल्कलाइन पीएच है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना हमारा उसकी ग्रोथ को ये क्या करेगा, रोक देता है। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट बात करें बॉडी टेम्परेचर। सीरुमिन सीरेवेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। सीरुमिन और जो ईयर वेक्स है, देखो हमारा जो ईयर वेक्स है मतलब कानों के अंदर जो मटेरियल निकलता है उसको हम ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, फिर देखा सलाइवा एंड टीयर्स की अगर हम बात करें, तो जो सलाइवा और टीयर्स है इसके अंदर हमारा क्या होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा है और टीयर है उसके अंदर जो आंसू है उसमें हमारे आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। ठीक है, फिर देखिए हम इंटरनल बैरियर की बात करें, कौन सा है हमारा इंटरनल बैरियर, इंटरनल बैरियर के अंदर सबसे पहले आ जाता है साइटोलॉजिकल बैरियर। कौन सा है, साइटोलॉजिकल बैरियर, या फिर इसको हम सेलुलर बैरियर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। नॉन फेगोसाइटिक बैरियर कौन सा है, नॉन फेगोसाइटिक बैरियर जिसके अंदर नेचुरल किलर सेल या नेचुरल जो दो नॉन फेगोसाइटिक बैरियर है ना उसके अंदर क्या होती है, नेचुरल किलर सेल। कौन सी है, नेचुरल किलर सेल से। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल से फिर देखो फेगोसाइटिक फेगोसाइटिक बैरियर की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाती है, हमारी ब्लड आ जाती है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या है हमारी, फेगोसाइटोसिक बैक्टीरिया, तो उसके अंदर क्या जाती है हमारे, एक तो ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होती है हमारे, एक तो होता है हमारे न्यूट्रोफिल्स। क्या होते हैं न्यूट्रोफिल्स उससे, जैसे कि PMNL पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स है। फिर दूसरी आ जाती है हमारी मोनोसाइट है, मोनोसाइट के अंदर क्या होता है, एंटीजन मैक्रोफाजेस। क्या है हमारे एंटीजन मैक्रोफाजेस, जैसे कि वेंडरिंग टाइप का होता है। फिर देखो टिश्यू, टिश्यू को जो हम क्या करते हैं, टिश्यू जो है इसकी स्टडी को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं और हिस्टोसाइट्स कहते हैं इनको। लिवर में कोफिलर सेल्स है, जैसे कि टिश्यू है, जैसे कि लिवर की हम कौन सी ले लेंगे, कोफिलर सेल्स ले लेंगे। बोन्स के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पाई जाती है। कार्टिलेजेस जो है हमारी हड्डियां जो है, कार्टिलेजेस जो उसके अंदर है कॉन्ड्रियोक्लास्ट पाई जाती है। ब्रेन के अंदर क्या पाई जाएगी, ग्लियल सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। और जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर कौन सी हमारी मीजनकाइन सेल्स है, कौन सी मीजनकाइन सेल्स। और लंग्स के अंदर कौन सा है, डस्ट सेल्स, लंग्स के अंदर कौन है, डस्ट सेल्स है। किडनी के अंदर कौन सी मीजनकाइन सेल है, ब्रेन के अंदर कौन सी ग्लियल सेल है, कॉर्टियस के अंदर कौन सी कॉन्ड्रियल सेल्स है, और बोन में कौन सी हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है। ठीक है, और लीवर में हमारी कोफिलर सेल्स है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना ग्रेनुलर टाइप WBC है। कैसी ग्रेनुलर टाइप की हो रही है, WBC है। इओसिन और हिमेटोजाइलिन दोनों से स्ट्रॉन्ग रहती है। ये क्या है हमारा जो इओसिन है, क्या इओसिन है, और जो हिमेटोजाइलिन है, कौन, हिमेटोजाइलिन, दोनों से क्या हो जाती है, ये स्टेन हो जाती है। और ये टोटल WBC का कितना बनाती है, 65% भाग है ना वो बनाती है ये। और ये क्या होती है हमारी मल्टीलोब होती है, यानी कि मल्टीलोब होगी ये। ठीक है, और ये फेगोसाइटोटिक नेचर की होती है। ये कैसे होती है, ये फेगोसाइटोटिक नेचर की होती है। ठीक है, देखो ये जैसे कि मल्टीलोब है, इसका न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, मल्टीलोब होता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर बात करें हम, दूसरी आ जाती है हमारी मैक्रोफाजेस। कौन सी है, मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस जो होती है ना उसकी जो शेप होती है ना वो इरेगुलर होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती है। रेटिकुलर एंडोथेलियम जो होता है ना इसके अंदर, रेटिकुलर एंडोथेलियम कौन सा है, रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। लाइटिक एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। कौन सा है, जो हमारा लाइटिक एंजाइम है। ठीक है, वो क्या होता है इसके अंदर अधिक होता है, लाइटिक एंजाइम अधिक होता है। जो लाइसोजाइम है वो भी अधिक होता है। सूडोपोडिया इसके अंदर पाए जाते हैं। इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनल्स, और ये इंक्रीज कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल है ना, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज करने का काम ये करता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये है हमारी रेगुलर शेप की जो है हमारी मैक्रोफेज, जिसके अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी, ER देखने को मिलेगी, और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और फिर इसके अंदर ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये है हमारे लाइसोजाइम्स है। ये क्या है, हमारी गोल्जी बॉडी है। और ये क्या है, सुडोपोडिया। ठीक है, ये सब देखने को। फिर देखो इन्फ्लामेटरी बैरियर, सेकेंड आ जाता है हमारा इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है उसने अपना टॉक्सिन डाला। ठीक है, टॉक्सिन डाला। ठीक है, सब तो हमारा जो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो इंजर्ड टिश्यू हो जाएगा,
जो इंजर्ड टिश्यू है ना, मतलब इंजर्ड टिश्यू वो किसका क्या बनाने लग जाएगा, वो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने लग जाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, एक तो जाकर के जो पेन जो रिसेप्टर है ना, उनके ऊपर जाकर के बाइंड होगा, एक मास्टर सेल को बोलेगा कि भाई तू हिस्टामिन रिलीज कर दे। अब जैसे हिस्टामिन रिलीज करेगी, तो ये क्या करेगी, वेसोडाइलेशन का काम करेगी, ठीक है। अब वेसोडाइलेशन से क्या होगी, जो डायपेडासिस की प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर देखो पैथोजन, पैथोजन जो है मतलब वो क्या रिलीज करता है, पैथोजन करेगा हमारा टॉक्सिन फीवर। अब थर्ड आता है फीवर, फीवर जैसे कि कोई भी पैथोजन है, पैथोजन ने क्या करा, बॉडी के अंदर अपना टॉक्सिन डाला, तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट को डालेगी, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन है और इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, पायरोजन बनाएंगे, ठीक है, पायरोजन बनाएंगे। और ये पायरोजन जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस के पास, किसके जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर है, क्या है, बॉडी टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि पैथोजन अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा बैक्टीरिया के एंजाइम को डिनेचर करके। माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है जो हाइपोथैलेमस में जो इंक्रीज टेम्परेचर हुआ है, और जिसे बैक्टीरियल के एंजाइम, जो बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा। बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर फीवर को कम करने के लिए, बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर फीवर, फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासिटामोल दी जाती है। जैसे कि बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए हम कह देंगे एंटीपायरेटिक ड्रग। कौन सी एंटीपायरेटिक ड्रग दे देंगे, जिसका नाम है पैरासिटामोल। ये क्या करती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, कौन सा, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कम करने का काम करती है, ठीक है। फिर देखिए हमारा चौथा जो आ जाता है इसके अंदर साइटोकाइनिन। कौन सा आ जाता है, साइटोकाइनिन बैरियर। जब किसी वर्टिब्रेट सेल की, जब वर्टिब्रेट की सेल्स पर कोई वायरस आक्रमण करता है, तो वायरस से ग्रसित यह सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करती है, इसे क्या करते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं। मतलब इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि हाँ ये हमारी बॉडी है, इसके बाद जब कोई वायरस इन्फेक्ट करेगा ना, तो जो बॉडी रेस्पॉन्स में क्या करेगी, इंटरल्यूकिन जो है, जो साइटोकाइनिन है वो सिक्रेट करेगी, ताकि ये वायरस ने जो भी संक्रमण किया उसको हम मिटा सके। तो ये जो इंटरल्यूकिन है ना, सॉरी कौन सा है हमारा, जो साइटोकाइनिन है, ये क्या है, एक तरीके की विशेष प्रकार की क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। और यह साइटोकाइनिन एक प्रकार के इंटरफेरोन्स होते हैं। और साइटोकाइनिन क्या है, हमारे एक तरीके के जो है हमारे इंटरफेरोन ही है। अब इंटरफेरोन देखिए कौन से हैं, तो इंटरफेरोन जो है अल्फा है, बीटा है और गामा है। ये इंटरफेरोन एक्टिवेटेड प्रोटीन होती है, ये लगभग 270 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। और जो ये हमारे इंटरफेरोन है वो क्या है, एक तरीके की हमारी एक्टिवेटेड प्रोटीन है। कैसी एक्टिवेटेड प्रोटीन है, और कितने अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, 270 अमीनो एसिड से मिलकर के ये बनी होती है, ठीक है। फिर देखें जैसे कि ये है हमारा वायर इनफेक्टेड सेल्स है, इसने क्या डाला, अपना मालताल जो भी डीएनए वगैरह है वो उसमें डाल दिया। तो ये जो सेल्स है वो क्या करेगी, इंटरफेरोन रिलीज करेंगी, जो कि क्या है हमारा साइटोकाइनिन है। अब ये साइटोकाइनिन क्या है, एक तरीके की एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन। ये वायरस को किल नहीं करती है, वायरल ग्रोथ को रोकती है। वायरस को किल नहीं करेगी, ये किल नहीं करेगी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ को क्या कर देगी, ये स्टॉप कर देगी, ठीक है। अब ये जो मतलब ये इसके जो पास वाली सेल है उसको भी बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर है ना वायरस ने अपना मालताल डाल दिया, ताकि तू भी अलर्ट हो जा, ठीक है। जो नॉर्मल सेल्स है वो तो फिर वो क्या करेगी, इसके पास अगर ये वायरस आएगा भी तो ये पहले से अपना मालताल बना करके रखेगी, ताकि ये जो वायरस है इसके ऊपर संक्रमण नहीं कर पाए, ठीक है। फिर देखिए हम बात आ जाती है हमारी इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन क्या है, एक तरीके की ये एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन है। और टीएलपी ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन है। इंटरफेरोन क्या है, एक तरीके की एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है। और ये टीएलपी ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन है, यह प्रोटीन वायरस की ग्रोथ को रोकती है। जो वायरस की ग्रोथ है, ठीक है, उसको ये क्या कर देती है, रोक देती है, ठीक है। इंटरफेरोन क्या है, एक तरीके की एंटीवायरल प्रोटीन है, जैसे कि टीएलपी ट्रांसलेशन इनहिबिटर प्रोटीन, ये क्या करती है, ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देती है। और ये प्रोटीन जो है ना, जो वायरस की जो ग्रोथ है उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है। अब देखो जो इंटरफेरोन अल्फा है वो क्या है, ल्यूकोसाइट। और बीटा जो है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। बीटा क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। वाई क्या है, लिम्फोसाइट। अल्फा क्या है, ल्यूकोसाइट। बीटा क्या है, फाइब्रोसाइट। वाई क्या है, लिम्फोसाइट।
फिर देखो नेचुरल किलर सेल्स की अगर बात करें, नेचुरल किलर सेल्स नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होती है। कैसी है ये? नॉन फेगोसाइटिक सेल्स है, फेगोसाइटिक नहीं है, ठीक है। और क्या है? एंटी ट्यूमर सेल्स या एंटी कैंसरल सेल्स है। और क्या है? ये एक तरीके की एंटी ट्यूमर सेल्स है, और या फिर क्या है? हमारी एंटी कैंसरस सेल है। क्या है? एंटी ट्यूमर सेल्स है, और क्या है? एंटी कैंसरस सेल है, ठीक है। यह सेल ट्यूमर बनाने की क्रिया को रोकती है। जो हमारी ट्यूमर बनाने की क्रिया है ना, उसको ये क्या करती है? रोकने का काम करती है, ठीक है। क्या करेगी? ट्यूमर बनाने की क्रिया को रोकने का काम करती है। फिर देखिए, एड्स के एचआईवी वायरस के कारण कपोषित सार्कोमा होती है। जब एड्स है ना, एड्स जब हमारा अपना एचआईवी वायरस है, वो जब बॉडी के अंदर डाल देता है, तो एक सार मतलब कौन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? कपोसी सार्कोमा होती है। परंतु नेचुरल किलर सेल कपोसी सार्कोमा के कपोसी सार्कोमा के निर्माण को रोक देती है। लेकिन जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स है ना, वो क्या करती है? कपोसी सार्कोमा के निर्माण को रोक देती है। और ये कपोसी सार्कोमा क्या है? एक तरीका का कैंसर है, ठीक है। ये हो जाता है हमारी फर्स्ट, जो हमारी इननेट इनबॉर्न इम्यूनिटी थी, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो कि हमारी आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी आ जाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी देखिए, प्रत्येक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी देखें क्या है? स्पेसिफिसिटी अगर बात करें, तो जो प्रत्येक पैथोजन के लिए क्या होती है? एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। क्या देखने को मिलेगी? प्रत्येक स्पेसिफिसिटी देखो, प्रत्येक पैथोजन उसके लिए हम स्पेसिफिक जो हमारे पास इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही करेगा। जो हमारा स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक है, वो क्या करेगा? स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होता है, ठीक है। फिर बात की आ जाती है डाइवर्सिटी। ये भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हमारा एंटीजन है, उसके लिए क्या होना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है। फिर आ जाती है हमारी मेमोरी आ जाती है, ठीक है। मेमोरी के बाद में हमको देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार से हो जाता है, एक तो होता है सेल्फ, ठीक है, एक हो जाता है नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन कितने प्रकार से? दो प्रकार से, एक तो होता है सेल्फ, ठीक है, और ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ के अंदर आ जाती है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, और सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव में क्या है? प्राइमरी इम्यून सिस्टम देखने को मिलता है, देखने को मिलता है सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब प्राइमरी इम्यून सिस्टम में रेस्पॉन्स के समय क्या होता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है? आईजीएम ज्यादा होती है। कौन ज्यादा होता है? आईजीएम ज्यादा होता है जी के कंपेरिजन में। फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होने में समय लगता है। यानी कि पहली बार जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया है ना, तो उसके खिलाफ जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शो होता है। फर्स्ट समय लगता है फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और क्या होता है? मतलब फर्स्ट टाइम ही रिस्पॉन्स शो हो रहा है एंटीजन के अगेंस्ट, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है? आईजीएम आईजीजी से अधिक होता है। जो एम है वो अधिक होता है, ठीक है, ठीक है। जो आईजीएम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स ये होता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स की। जब यही पैथोजन एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी में एंटर करता है, तो अब मेमोरी सेल के द्वारा इम्यून रेस्पॉन्स शो किया जाता है। लेकिन यही जो पैथोजन पहले एंटर किया ना, जैसे ए टाइप का पैथोजन एंटर किया था, तो उस टाइम पे क्या था? हमारा इम्यून सिस्टम स्लो था, और जो हमारी एम एंटीजन एंटीबॉडी एम थी, वो ज्यादा थी जी के कंपेरिजन में। लेकिन जब ना यही पैथोजन दोबारा एंटर करेगा ना नेक्स्ट टाइम, तो जो मेमोरी सेल्स है ना, वो क्या करेगी? जल्दी से आ जाएगी, और अपना मतलब इमीडिएट जो इम्यून सिस्टम है वो शो करेगी, इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगी। और इस समय क्या होती है? जो हमारी जी होती है ना, वो ज्यादा होती है। जो जी एंटीबॉडी होती है ना, वो एम से ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम एंटीजन ने एंटर किया, ठीक है, तो बी सेल्स और ने बी मेमोरी सेल्स, ठीक है, फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर है बी इफेक्टर सेल्स, मेच्योर बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, बनी, और मेमोरी सेल्स बनी। तो उस मेमोरी सेल्स फिर ये सेम पैथोजन दोबारा इंटर किया, तो जो हमारी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्लाज्मा सेल्स द्वारा शो किया जाएगा। इसमें आईजीजी का नंबर ज्यादा होगा आईजीएम से, ठीक है।
एंटीजन बी और बी सेल्स। तो देखिए जो एंटीजन है और बी सेल्स जो है फर्स्ट टाइम जो क्या होगी बी बीटा मेमोरी सेल्स बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? एंटीजन है और बी सेल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगी बॉडी के अंदर हमारी मेमोरी सेल्स बनी है ना? क्या बनी है? मेमोरी सेल्स बनी है, ठीक है। इफेक्टर सेल्स प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी? हमारी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, ठीक है। एंटीजन क्या होगा? बीटा सेल फर्स्ट टाइम फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स मेमोरी सेल्स जो है एंटीजन आया, बीटा सेल्स ने अपना काम किया और फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स शो किया। अब बी सेल्स जो है वो क्या करेगी? बी मेमोरी सेल्स और बी फैक्टर सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाएगी, इससे क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी का निर्माण होगा। फिर देखो जो एंटीजन है, ठीक है, और जो बी बीटा बी मेमोरी सेल्स है, क्या है? एंटीजन है और बी मेमोरी सेल्स है, ये सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स है। सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा? बीटा इफेक्टर सेल्स और बीटा मेमोरी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स। कौन सी है? कौन सा जाएगी? बीटा इफेक्टर सेल्स और कौन सी? बीटा मेमोरी सेल्स जो है, ठीक है, वो काम करेगी। मेमोरी सेल्स प्लाज्मा सेल ये क्या करेगी? एंटीजन को किल कर देगी। फिर देखिए हम बात करें एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो इसमें ना दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, ये डायरेक्ट एंटीजन के साथ उत्पन्न होती है, यह डायरेक्ट एंटीजन के कारण उत्पन्न होती है, मतलब जो एंटीजन है उसके कारण ये उत्पन्न होती है, यह मेमोरी सेल के द्वारा कारण होती है। जो मेमोरी सेल्स है, कौन सी? मेमोरी सेल है उसके कारण होती है, यह ये डायरेक्ट एंटीजन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, एंटीजन के कारण होती है। मेमोरी सेल के कारण मेमोरी सेल्स इसमें मतलब जिम्मेदार होती है और ये लॉन्ग लास्टिक होती है, मतलब बहुत लंबे समय तक रहती है, लेकिन क्या होती है? स्लो होती है। एक्टिव इम्यूनिटी है ना, वो दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक तो नेचुरली और एक होती है आर्टिफिशियली, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार से होती है, एक तो नेचुरली, एक आर्टिफिशियली, ठीक है। अब बात करें पैसिव के अंदर, पैसिव के अंदर ये क्या होती है? मतलब एंटीबॉडीज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एंटीबॉडीज के द्वारा, जबकि ये किसके द्वारा हो रही थी? एंटीजन के द्वारा होती है। फास्ट होती है बट नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन, फास्ट होती है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये नहीं होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये क्या होती है? एक तो होती है नेचुरल होती है और एक क्या होती है? ये आर्टिफिशियल होती है, ठीक है। फिर देखिए एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर करता है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा? जब बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें सीधी सी बात है, जैसे भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आया तो इसके खिलाफ क्या बनना? एंटीबॉडी का बनना क्या कहलाता है? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। यह इम्यूनिटी स्लो एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये स्लो होती है, ठीक है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। और ये इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नेचुरली और एक होती है आर्टिफिशियली। तो अब नेचुरल देखें, हम नेचुरल के अंदर देखें तो एंटीबॉडी मीडिएटेड, इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी, ठीक है। और ये ह्यूमरल एंटीबॉडी भी इसको कहते हैं, ठीक है, जो नेचुरली हो रही है। एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बी सेल के कारण होती है, जिसमें प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट है और बी सेल जिस बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल को बोलते हैं एंटीबॉडी का सिक्रेशन कर। फिर जो नेचुरली है वो ही पहले तो थी एंटीबॉडी मीडिएटर, फिर दूसरी हो जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी हो जाती है? हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाती है इसी के अंदर दूसरी, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेल मीडिएटेड है वो क्या बोलेगी? टी लिम्फोसाइट को बोलेगी टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट ये मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स को एक्टिवेट करेगी, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल्स है, ये काम करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। ये थी हमारी नेचुरल के अंदर सबसे पहले एंटीबॉडी मीडिएटर के अंदर जो है हमारी बी लिम्फोसाइट बी सेल्स को सिग्नल देती है प्लाज्मा सेल सिक्रेशन करने के लिए, एंटीबॉडी का सिक्रेशन होता है। फिर दूसरी आ जाती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हमारी क्या जाती है? टी लिम्फोसाइट आ जाती है। टी लिम्फोसाइट क्या होती है? विभिन्न टाइप के जो टी सेल्स है, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, ये अपना रोल निभाते हैं। फिर दूसरी आ जाती है हमारी आर्टिफिशियल जो है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, इसके अंदर क्या जाता है? वैक्सीनेशन के द्वारा विभिन्न पैथोजन को बॉडी में इंटर करवाकर एंटीबॉडीज का निर्माण कराना, इम्यून रेस्पॉन्स शो किया जाता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है, वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, वीक पैथोजन को बॉडी में इंटर करवाया जाता है, जो वीक्ड पैथोजन है उसको बॉडी में इंटर करवाया जाता है और एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाई जाती है, ठीक है, और रेस्पॉन्स शो किया जाता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है ना, इसके अंदर क्या हो जाता है, डीपीटी आ जाता है, बीसीजी आ जाता है, पोलियो आ जाता है, ये सब आ जाते हैं, क्या क्या आ जाते हैं, डीपीटी, बीसीजी है और पोलियो है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है, मैंने आप देख ली हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, देख ली एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल और नेचुरल देख ली, ठीक है। अब आर्टिफिशियल के बाद में हमारी दो नेक्स्ट आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है बॉडी के अंदर क्या की जाती है, एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट किया जाता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, बॉडी के अंदर क्या करा जाएगा, एंटीबॉडी इंटर किया जाएगा और कम समय के लिए किया जाएगा, और इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल देखें, मदर से आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस करके फिटस को सुरक्षा करता है। देखो मदर का जो प्लेसेंटा ना, नेचुरल की बात करें हम, ठीक है, पैसिव में, तो उसमें जो है मतलब पैसिव के अंदर मदर से आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस जो है, ठीक है, क्या है हमारा जो फिटस है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और जैसे कि और दूसरा क्या है इसके अंदर, जैसे कि टीयर है, ठीक है, और सलाइवा है, क्या है, टीयर है, सलाइवा है और मिल्क है, उसके अंदर क्या होती है हमारी आईजीए एंटीबॉडी जो है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। और जो फर्स्ट मिल्क होता है, कौन सा फर्स्ट मिल्क, उस कोलेस्ट्रॉम जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा आईजीए प्रेजेंट होता है। फर्स्ट मिल्क जिसको हम क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रॉम कहेंगे, उसके अंदर आईजीई आईजीए प्रेजेंट होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें, इसके अंदर क्या होता है, टिटनेस है, एंटीवीनम, स्नेक पॉइजन, ये सब काम में लिए जाते हैं, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन देना और आर्टिफिशियल एंटीवीनम, स्नेक पॉइजन का इंजेक्शन, स्नेक एंटीवीनम करवाना, एंटल स्नेक पॉइजन। फिर देखो एंटीजन क्या होता है, वर्टिब्रेट की बॉडी में डाला जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखने को मिला था जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जो हमारी आर्टी नेचुरली है, तो नेचुरली के अंदर हमारी कौन सी थी, दो प्रकार की थी, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीजन मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी या एएमआई जिसे बोल रहे हैं हम, एंटीजन मीडिएटेड एंटीबॉडी, ठीक है, ये क्या है, बी सेल्स के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, जो बी सेल्स के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। अब बी सेल्स जो है, ठीक है, वो क्या करती है, बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स को सिग्नल देती है कि भाई तू जो है हमारे मेच्योर बी सेल्स है, ठीक है, और ये क्या है, ग्लाइको प्रोटीन, वहां लगा प्रोटीन सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये क्या करती है, सिक्रेशन करती है एंटीबॉडीज का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या है, साइटोकाइनिन। अब देखो जो दूसरी है वो है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, वो है हमारे टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, और दूसरी आ जाती है इसके अंदर टी सी सेल और टी के सेल्स। सेल मीडिएटेड के अंदर फिर आ जाती है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के अंदर जो है एमएससी टू मोलिकुलर वो सीजी4 के साथ में अटैच होता है, तो ये साइटोकाइनिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और टी सी सेल्स और जो सी डी टू है वो किसके साथ में होगा, फोर के साथ में होगा, और जो वन है एमएससी मॉलिक्यूल वन, वो किसके साथ में, एमएससी टू जो है वो सी डी फोर के साथ में, और एमएससी वन जो है वो सी डी फोर के साथ में, सी डी टू फोर के साथ में ही अटैच होगा, ठीक है। फिर कैरियर साइटोटॉक्सिक सेल जो है साइटोकाइनिन रिलीज करती है। देखो ये क्या है, मेजर हिस्ट और मेजर कंपेबिलिटी ई कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्ट कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है। देखो जो एचआईवी वायरस होता है ना, वो किसको नष्ट करता है, जो हमारी टी हेल्पर सेल है ना उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण बी सेल एंड टी सेल का मेचुरेशन नहीं हो जाता है। टी हेल्पर सेल्स है ना उसको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बी सेल है और टी सेल है उनका क्या होगा, जो मेचुरेशन है वो नहीं हो पाता, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जैसे जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है ना वो क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है।
फिर देखो लिम्फोड ऑर्गन की बात करें हम, तो लिम्फोड ऑर्गन देखो ये इम्यून इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है। जो लिम्फोड ऑर्गन है वो क्या है, जो हमारा इम्यून इंटरेक्शन है उससे रिलेटेड होता है। लिम्फोड ऑर्गन दो प्रकार का होता है, प्राइमरी लिम्फोड ऑर्गन, ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोड जो ऑर्गन है उसके अंदर क्या जाती है, थाइमस, जो कि क्या बनाती है, हमारी टी सेल्स बनाती है। थाइमस क्या बनाती है, टी सेल्स बनाती है। और जो बोन मेरो है वो माँ हमारी बनाती है, बी सेल्स बनाती है। और ब्रेसा फेब्रिकस जो है, ब्रेसा फेब्रिकस जो है वो बनाती है, बी सेल्स बनाती है, जो किस्में देख बनाती है बर्ड्स के अंदर देखी गई है, ठीक है। फिर देखें हम सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन देखें। सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन के अंदर हमारी लिम्फ नोड्स आ जाती है, क्या जाती है, लिम्फ नोड आती है, स्प्लीन हो जाती है। ये क्या है, ब्लड बैंक है, ग्रेवयार्ड ऑफ पाल्विसिस को बोलते हैं, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वो देखने को मिलता है, माल्ट देखने को मिलता है, म्यूको एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस के अंदर डिफरेंशिएटेड रहता है। फिर देखिए हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या है, थाइमस है, ठीक है। थाइमस क्या होता है, ओरिजिन के अंदर ये कैसा होता है, एंडोडर्मल होता है। थाइमस के ओरिजिन की कैसी है, एंडोडर्मल। ये हार्ट के पास स्थित होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा हार्ट है उसके पास में ये प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्रंथि के नीचे स्थित है। और जो थायराइड ग्लैंड है, कौन सी, जो थायराइड ग्लैंड है उसके नीचे स्थित होता है, ये स्तनम के अग्रभाग की ओर स्थित रहता है। थायराइड ग्लैंड के नीचे स्थित होता है। और जो स्टर्नम है, ठीक, कौन सा, स्टर्नम के अग्रभाग की ओर प्रेजेंट होता है। जब फीटस 6 वीक का होता है तो उसमें थाइमस का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। जब फीटस जो है हमारा 6 वीक का होता है ना, कितने वीक का, 6 वीक का, तो उसके अंदर क्या होता है, थाइमस का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 6 वीक का रहता है तभी फीटस के अंदर थाइमस का निर्माण हो जाता है। बच्चों में थाइमस वेल डेवलप होता है। जो हमारे चिल्ड्रंस है ना, ठीक है, उसके अंदर जो थाइमस होता है ना वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है। बच्चों में जो थाइमस है वो कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। जबकि एडल्ट के अंदर जो थाइमस होता है ना वो कैसे हो जाता है, रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है। एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस रिड्यूस होने लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ठीक है, तो जो थाइमस है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। थाइमस जो है एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमोसिन कहते हैं। यह हमें इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण एवं विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है। एक तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, और जो हमारी टी लिम्फोसाइट है, कौन सी टी लिम्फोसाइट है, उसके निर्माण और विभेदन के लिए भी उत्तरदायी ही होता है, ठीक है। अब देखो थाइमस को हम फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो ये थाइमस है। अब थाइमस दो भागों में डिफरेंशिएटेड रहता है, एक तो होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जो कोर्टेक्स रहता है ना, जिसको हम थाइमोसाइट या लिम्फोसाइट कहते हैं, कोर्टेक्स वाले पार्ट को दो भागों में डिवाइडेड रहता है फिर से। एक होता है थाइमोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। ये स्मॉल साइज का होता है, जो थाइमोसाइट और जो लिम्फोसाइट है वो कैसा स्मॉल साइज का है। और ये करता है, वो टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। फिर आता है रेटिकुलर सेल्स, ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। रेटिकुलर सेल्स होती है ना वो लार्ज साइज की होती है, ठीक है। फिर देखिए मेडुला। मेडुला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है। और ये क्या है, एक तरीके की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। मेडुला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट का। मेडुला जो किसका करेगा, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करेगा। और इसके अंदर क्या आ जाती है, टी हेल्पर सेल्स आ जाती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स आ जाती है, टी किल सेल्स आ जाती है, टी सप्रेशन सेल्स आ जाती है। और बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करने का काम ये करता है। क्या करता है, बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन काम करने का करता है। जो प्लाज्मा सेल्स है, एंटीबॉडीज है ना, क्या करती है, एंटीबॉडीज या ह्यूमरल एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। प्लाज्मा सेल्स है, एंटीबॉडीज और ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करती है। प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी बनाती है, और ये क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ये शो करती है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें जैसे कि ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है। अब कैप्सूल के नीचे हमारी जो क्या है, नई नई सेल्स कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर क्या हो जाती है, हमारी ये थायमस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो कोर्टेक्स वाला भाग है उसके अंदर जो न्यू टी सेल्स है वो बनेगी। और बाद में जाता है मेडुला। मेडुला के अंदर क्या हो जाती है, हमारी मैक्रोफाजेस है। और मेच्योर टी से मेचुरेशन कहाँ देखने को मिलेगा, मेडुला के अंदर। और हेजल्स कार्पोस्केल्स देखने को मिलेगी, ठीक है।
फिर देखो नेक्स्ट आ जाती है हमारी ब्रसा ऑफ फेब्रिस फेब्रिस चिक एम्ब्रियो की हिंड गट इपिथेलियम से ब्रसा फेब्रिस का निर्माण होता है। देखो जो चिक का एम्ब्रियो है ना, किसका, चिक एम्ब्रियो जो हमारे बर्ड्स है, ठीक है, उसके अंदर जो उसकी हिंड गट है, क्या है, हिंड गट है, उसकी जो हिंड गट की एपिथेलियम से क्या हो जाती है, जो इपिथेलियम है हिंड गट की, क्या है, इपिथेलियम है, इपिथेलियम से ब्रसा क्या होती है, ब्रसा फेब्रिकस का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें बर्ड में प्रेजेंट, यह बर्ड में प्रेजेंट होता है तथा मेमल्स में होता है। जो हमारे सिर्फ बर्ड्स के अंदर तो ये प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेमल्स है, क्या, मेमल्स जो है उसके अंदर ये अपसेट होता है। इसमें बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जो बी लिम्फोसाइट है ना, क्या है, बी लिम्फोसाइट, उसका निर्माण होता है। यह बी लिम्फोसाइट ब्लड के द्वारा स्प्लीन एवं यह क्या होता है, इसके अंदर बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बी लिम्फोसाइट जो है ना, वो ब्लड के द्वारा स्प्लीन एवं लिम्फ नोड में पहुंचकर प्लाज्मा सेल्स में परिवर्तित हो जाती है। बी लिम्फोसाइट जो है ब्लड के द्वारा स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड में पहुंचकर क्या करती है, स्प्लीन ब्लड के द्वारा स्प्लीन में चली जाती है और लिम्फ नोड में पहुंचकर प्लाज्मा सेल में लिम्फ नोड में पहुंच जाती है। लिम्फ नोड में पहुंचकर किसमें, प्लाज्मा सेल्स में परिवर्तित हो जाती है और क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करने लग जाती है। फंक्शन देखिए हम, तो ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। बी सेल्स जो है एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि ये है कैप्सूल, ये है ल्यूमन ऑफ ब्रसा, ये है फॉलिकल्स। ल्यूमन ऑफ ब्रसा की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी कोटेक्स आ जाती है, फिर आ जाती है एपिथेलियम, ये है बी सेल्स, ठीक है, और ये आ जाती है हमारी मेडुला और ये है ल्यूमन ऑफ ब्रसा। फिर देखो थर्ड आती है बोन मेरो। बोन में बोन की कैविटी में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसे बोन मेरो कहता है। जो बोन की जो कैविटी होती है ना, कैविटी जो है उसके अंदर क्या होता है हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। क्या कहेंगे, बोन मेरो कहेंगे। ठीक है, अब देखो बोन मेरो की अगर बात करें हम, तो एक तो जाता है वेसिकुलर रीजन, क्या जाता है, फेसिकुलर, फेसिकुलर रीजन बोन मेरो के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये जो वेसिकुलर रीजन है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने का काम करेगा। ठीक है, और जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट को क्या करेगा, रिमूव करने का काम भी करेगा। फिर देखो हिमोपोइटिक रीजन बात करें हम बोन मेरो का, हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स पाई जाती है। हिमोपोइटिक रीजन के अंदर क्या हो जाएगी, जो हिमोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो पाई जाएगी। ये एक प्रकार की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। ये क्या है, एक प्रकार की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। ये ब्लड कार्पस्कल्स, रुधिर का निर्माण करती है। क्या करती है, ब्लड कार्पस्कल्स, जो कि रुधिर है उसका निर्माण काम करती है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, फिर देखिए हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल की अगर बात करें, तो हिमोटोपोइटिक स्मेल सेल्स जो है, एक तो इसके अंदर मायोब्लास्ट आ जाती है, एक आ जाती है मेगाकार्डियोसाइट। मेगाकार्डियोसाइट से वो क्या करेगी, प्लेटलाइट का निर्माण करने का काम करेगी। और जो मायोब्लास्ट है, ठीक है, वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगी। अब डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आ जाती है बनी, ठीक है, जिसके अंदर आती है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके की एसिडोफिलस है। और जो एग्रेनुलोसाइट है उसके अंदर आ जाती है हमारी मोनोसाइट आ जाती है और लिम्फोसाइट आ जाती है। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या जाती है, मोनोसाइट आ जाती है, लिम्फोसाइट आ जाती है। लिम्फोसाइट क्या करती है, एक तो बी लिम्फोसाइट बनाती है और एक टी लिम्फोसाइट बनाती है। ठीक है, ये है हमारी, जैसे कि बोन मेरो के अंदर ये है हमारी हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमोटोपोइटिक सेल्स दो प्रकार की होती है, मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट के अंदर दो प्रकार की होती है, एक हो जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट के अंदर हमारी आ जाती है ग्रेनुलोसाइट के अंदर आ जाती है हमारी, जिसके अंदर ग्रेन प्रेजेंट होते हैं वो आ जाती है हमारी बनी। और जो ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन नहीं प्रेजेंट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो जाती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बोन मेरो की अगर बात करें हम, तो बोन मेरो दो प्रकार से होती है, एक तो होती है रेड बोन मेरो, एक होती है येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो है स्मॉल हिमोटोपोटिक स्टेम सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रेड बोन मेरो के अंदर जो हमारी हिमोटोपोटिक स्टेम सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, और जो आरबीसी है वो भी प्रेजेंट होती है। आरबीसी प्रेजेंट होती है तो क्या होती है, हिमेटोपोइसिस की क्रिया होगी, जिससे जो हमारी ब्लड कार्पस्कल्स और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का निर्माण होगा। ब्लड कार्पस्कल्स का निर्माण होता है जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। ठीक है, और जो येलो बोन मेरो है, येलो बोन मेरो के अंदर जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो एब्सेंट होती है, और जो आरबीसी है वो भी प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर हिमेटोपोइसिस की क्रिया जो है वो नहीं होती है। रेड बोन मेरो
फैटी एसिड के द्वारा रिप्लेस होने से येलो बोन मेरो का निर्माण हो जाता है। रेड बोन मेरो जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, वो फैटी एसिड से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तो इससे येलो बोन मेरो का निर्माण हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, किसकी फंक्शन ऑफ बोन मेरो की बात करें, तो बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, बोन मेरो के अंदर बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बोन मेरो में हिमेटो और जो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और जो हमारी हिमेटोपोइसिस की क्रिया होती है वो होती है, बोन मेरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल पाई जाती है। क्या होती है, हिमोपोइसिस की क्रिया होती है, और बोन मेरो में हिमोपोइटिक स्टेम सेल पाई जाती है, और इस हिमोपोइटिक स्टेम सेल पाई जाती है। फिर बात करें हम, सेकंड रहता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर सबसे पहले जाती है लिम्फ नोड। क्या जाती है, हमारी लिम्फ नोड आ जाती है। ठीक है। क्या आती है, लिम्फ नोड आती है। ठीक है। यह कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसी है, कॉम्प्लेक्स और सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। देखो जैसे कि ये हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है। ठीक है। पूरा का पूरा ये क्या है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स है, और ये आ जाती है हमारी लिम्फ नोड आ जाती है, और ये कैसी है, हमारी ओवल शेप्ड है और स्फेरिकल शेप्ड है। ठीक है। फिर देखो लिम्फ नोड बात करें हम लिम्फ नोड की, तो इसके अंदर कोर्टेक्स आ जाता है एक तो, जो कि बी सेल्स बनाता है, और एक पैरा कोर्टेक्स आ जाता है जो कि क्या बनाता है, टी सेल्स बनाता है। कोर्टेक्स क्या बनाएगा, बी सेल्स बनाएगा। ठीक है। और जो पैरा कोर्टेक्स बनाएगा वो क्या बनाएगा, टी सेल्स बनाएगा। और जो मेडुला है वो किसका, बी और टी सेल्स का डिफरेंशिएशन करता है। देखो कोर्टेक्स क्या बनाएगा, लिम्फ नोड के अंदर बी सेल्स बनाएगा, और जो पैरा कोर्टेक्स है वो टी सेल्स बनाएगा, और मेडुला बनाएगा बी और टी सेल्स ए का डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है। मेडुला के अंदर कोर्टेक्स के अंदर बी सेल्स और पेरा कोर्टेक्स के अंदर टी सेल्स, और जो हमारा मेडुला उसके अंदर बी और जो टी सेल्स है उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। फिर लिम्फ नोड की अगर हम फंक्शन की बात करें, सेंटर फॉर फेगोसाइटोसिस, ये क्या है, सेंटर है। ठीक है। सेंटर है किसके लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए ये सेंटर है। इसमें बी सेल के द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना, इसमें जो बी सेल्स है, ठीक है, बी सेल्स के द्वारा क्या होती है, हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी एएमआई, तथा बी सेल के द्वारा बी सेल्स जो है वो क्या करती है, हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, जैसे एंटी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो टी सेल्स जो होती है, टी सेल्स क्या करती है, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। ये टी क्या करती है, टीसीएमआई करती है। टी सेल्स जो क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। ठीक है। फिर देखिए अगर स्प्लीन की अगर हम बात करें, तो स्प्लीन जो क्या है, हमारा ब्लड बैंक है। क्या है, ब्लड बैंक है, और इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन आरबीसी का निर्माण करता है। एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है उसमें स्प्लीन जो है वो आरबीसी बनाने का निर्माण करेगा। स्प्लीन के चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है। स्प्लीन के जो चारों ओर है ना, वो क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। स्प्लीन के अंदर क्या होता है, एक तो होता है रेड पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प। क्या होता है, रेड पल्प, और जो क्या करता है, हिमेटोपोसिस की क्रिया करता है, और जो क्या करता है, हिमेटोपोसिस करता है और फेगोसाइटोसिस करता है। प्लाज्मा सेल की उपस्थित प्लाज्मा सेल जो होती है ना, उसके अंदर जो डेड आरबीसी उसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब दूसरा हो जाता है व्हाइट पल्प। इसमें मेल पिगियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। कैसे कौन पाए जाते हैं, जो मेल पिगियन फॉलिकल्स है वो पाए जाते हैं। इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, और जो लिम्फोइड टिश्यू है, कौन है, लिम्फोइड टिश्यू है, वो भी प्रेजेंट होता है। फिर देखो हम माल्ट की अगर बात करें हम, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड सिस्टम, थर्ड आ जाता है कौन सा, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड सिस्टम। इसके अंदर टेक्ट हो जाता है, टॉन्सिल्स आ जाता है, एक आ जाता है पेयर्स पैच आ जाते हैं। टॉन्सिल्स क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है। टॉन्सिल्स क्या है, हमारे लिम्फोइड ऑर्गन है। फेरिंग्स के अंदर ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स क्या है, हमारे लिम्फोइड ऑर्गन, और ये फेरिंग्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और टी सेल्स ये के मैच्योरेशन में हेल्प होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन जो है किसमें, फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। टी सेल्स के मैच्योरेशन में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर देखो पेयर्स पैचेस की अगर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है उसमें पाए जाते हैं। म्यूकोसा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से इनका निर्माण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पाए जाते हैं, और म्यूकोसा मेम्ब्रेन की जो देखो पेयर्स पैचेस होते हैं कहाँ पाए जाएंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें पाए जाते हैं। म्यूकोसा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से इनका निर्माण होता है। जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होगी ना, तब इनका निर्माण होगा। इसमें अभी बी और टी सेल्स का मेचुरेशन होता है। इनमें भी क्या होता है, ये जो बी सेल्स है, ठीक है, और जो टी सेल्स है उसका मेचुरेशन होता है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से इनका पेयर्स पैचेस का निर्माण होता है, और ये क्या करते हैं, बी सेल और टी सेल्स का मेचुरेशन होता है इनके पास में भी। ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है,
इलिटोप। इलिटोप क्या होता है? एंटीजन पर उपस्थित एंटी एपिटोप है ये एपिटोप। एंटीजन पर उपस्थित एंटीबॉडी बाइंडिंग, जो हमारा एंटीजन होता है ना, एंटीजन के उपस्थित, एक सेकेंड, इपिटोप किसे कहते हैं? इपिटोप एंटीजन पर एंटीजन पर क्या होता है? हमारी एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इपिटोप कहते हैं। ठीक है। इपिटोप को एंटीजन डिटरमिनेट साइट भी कहते हैं। इपिटोप को क्या कहेंगे? एंटीजन डिटरमिनेट साइट भी कहते हैं। ये एंटीबॉडी रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइजिंग साइट है। फिर देखा पैराटोप। पैराटोप क्या होता है? पैराटोप जो होता है ना हमारा एंटीबॉडी के ऊपर, जो हमारी एंटीजन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है ना, उसे हम बोलते हैं पैराटोप बोलते हैं। एंटीबॉडी पर प्रेजेंट होता है। और देखो ये गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन। फिर देखो इपिटोप की अगर बात करें हम, एंटीजन पर वह साइट जहां एंटीबॉडी आकर बाइंड करता है। देखो इपिटोप क्या था? एंटीजन पर वह साइट जहां पर एंटीबॉडी आकर बाइंड करता है। एंटीजन डिटरमिनेट साइट, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट या एपिटोप कहलाता है। वही बात है, पैराटाइप जो है एंटीजन पर वह साइट जहां पर एंटीजन आकर के बाइंड करता है। ठीक है, वो हो जाता है हमारा पैराटाइप हो जाता है। ठीक है। अब आ जाती है हमारी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी, जो कि नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।